हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नितिन चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नितिन कैरियर क्लासेज पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा तथा सामर्थ्य। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक काफी इंपोर्टेंट है। डिफेंस एग्जाम में लगातार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर को। आज का हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर, डियर स्टूडेंट्स, इसे हिंदी में कहते हैं कार्य। एनर्जी होता है ऊर्जा और पावर होता है शक्ति। कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति हमारा टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज वर्क, कार्य क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्य क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्य का कंसेप्ट पढ़ेंगे, आफ्टर दैट एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, आफ्टर दैट पावर का कंसेप्ट पढ़ेंगे। इस टॉपिक को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला पार्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज वर्क, वर्क क्या है, वर्क के एप्लीकेशंस क्या हैं और वर्क का किस किस तरीके का कंसेप्ट एग्जाम में पूछा जाता है। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के किस किस तरीके के कंसेप्ट बनते हैं, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे पावर के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं वर्क को, कार्य होता क्या है। आइए डिस्कस करते हैं कार्य के बारे में, कार्य क्या होता है। तो मैं यहां हेडिंग डालता हूं कार्य। कार्य बोले तो वर्क, कार्य बोले तो वर्क। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्क के बारे में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से चीजें बताता हूं कि वर्क होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आप कोई भी पार्टिकल पर फोर्स लगाइए, या ऐसे कहो जब भी किसी पार्टिकल पर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स डाला जाता है या एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, तो वो पार्टिकल डिस्प्लेस हो जाता है या डिस्प्लेस होने की कंडीशन में आ जाता है। ये जरूरी नहीं कि वो डिस्प्लेस कंप्लीट फॉर्म में हो जाए, बट होता क्या है कि जब भी हम किसी भी पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स डालते हैं तो वो पार्टिकल या तो मोशन में हो जाता है, दैट मीन्स वो विस्थापित हो जाता है, दैट मीन्स वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है। अदरवाइज सेकंड कंडीशन में कि वो डिस्प्लेस होने की कंडीशन में आ जाता है, दैट मीन्स वो मोशन करने का प्रयत्न करता है। इज दैट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी किसी पार्टिकल पे, जब भी किसी वस्तु पे हम फोर्स लगाते हैं तो वो वस्तु डिस्प्लेस होने की कंडीशन में हो या डिस्प्लेस हो जाती है। तो जो फोर्स हमने डाला, जो फोर्स हमने क्रिएट किया, वो फोर्स और वस्तु कितना डिस्प्लेस हो गई, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट ही वर्क होता है। मैंने क्या कहा, सुनिए जरा। मैंने कहा भाई कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट ही वर्क है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बोला स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स बल और विस्थापन, बल और विस्थापन दोनों का अदिश गुणन, दोनों का अदिश गुणन क्या होता है, कार्य होता है। बल और विस्थापन दोनों का अदिश गुणनफल ही कार्य होता है। इज दैट क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि फोर्स F और विस्थापन S दोनों का अदिश गुणनफल ही क्या होता है, वर्क होता है, कार्य होता है।
तो यहां से फॉर्मूला आ गया W इक्वल टू एफ डॉट एस। डियर स्टूडेंट्स, यहां से फॉर्मूला बनेगा W इक्वल टू एफ डॉट एस। दैट मीन्स कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। क्लियर? बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। इज दैट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं W इक्वल टू एफ डॉट एस को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एफ एस कोस थीटा। एफ एस कोस थीटा भी तो लिख सकता हूं। बोलिए भाई हाँ या ना। एफ डॉट एस को एफ एस कोस थीटा भी तो लिख सकता हूं। तो जब भी डियर स्टूडेंट्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन कोई एंगल दिया होगा तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? एफ एस कोस थीटा। अगर एफ और एस दोनों वेक्टर फॉर्म में हैं तो वर्क निकालने के लिए डियर स्टूडेंट्स दोनों का क्या करेंगे? स्केलर प्रोडक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? स्केलर प्रोडक्ट करना पड़ेगा। मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी, मेरी बात आपके समझ में आई होगी। क्लियर? आगे देखिए, ये कंडीशन कैसे है कि जैसे हमने किसी भी पार्टिकल को फोर्स दिया, फोर्स इस पर एफ अप्लाइड किया, तो अप्लाइड फोर्स एफ, और वो अगर हम एक लीनियर फॉर्म में करते हैं ऐसे तो वो एफ डॉट एस, लेकिन इस एफ फोर्स को इस पार्टिकल पे इस एफ फोर्स को ऐसे अप्लाई किया तो ये तो डिस्प्लेस इधर ही होगा भाई। ये तो पार्टिकल हम इसको इस तरीके से फोर्स अप्लाई करेंगे, हम इस पार्टिकल पर फोर्स इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल डिस्प्लेस तो इधर ही होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। तो इन दोनों के बिटवीन कोई एंगल भी होगा, वो एंगल मैंने थीटा माना। इस कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स क्या लगेगा? W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। जब एफ और एस बल और विस्थापन दोनों के बीच कोई कोण दिया होगा तो डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एफ एस कोस थीटा। क्लियर? एफ एस कोस थीटा। ठीक है ना? चलिए सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं भाई आगे, अब इससे आगे देखेंगे, अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, वर्क के बारे में थोड़ी सी चीजें और डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्क कैसी राशि है, कैसी क्वांटिटी है, वर्क कैसी क्वांटिटी है, क्या इसकी विमा है और क्या इसका मात्रक है, तीनों ही चीजें पढ़ने वाले हैं कि वर्क कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है, वर्क की डायमेंशन क्या होती है या वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, और तीसरी बात वर्क की यूनिट क्या है। 3 चीजें पढ़ेंगे आप वर्क के बारे में। कितनी चीजें पढ़ेंगे भाई? 3 चीजें पढ़ेंगे वर्क के बारे में। पहला कंसेप्ट, इसका क्वांटिटी कैसी है वर्क। सेकंड, इसकी कंडीशन कि कार्य की विमा क्या होती है भाई, कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है। तीसरी बात पढ़ेंगे भाई कि इसका मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्य जो है, कार्य एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? कार्य एक अदिश राशि है। अदिश राशि बोले तो स्केलर क्वांटिटी है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2 एनर्जी के इक्वल होता है, ऊर्जा के समान होता है। कार्य का विमीय सूत्र ऊर्जा के समान होता है। तीसरा, इसका यूनिट, तो वर्क की 2 यूनिट होती हैं डियर स्टूडेंट्स, वर्क की 2 यूनिट होती हैं। एक तो होता है इसका निरपेक्ष मात्रक, और दूसरा होता है इसका
गुरुत्वीय मात्रक। कार्य का एक तो निरपेक्ष मात्रक और दूसरा कार्य का गुरुत्वीय मात्रक। एक को कहते हैं एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरी होती है ग्रेविटेशनल यूनिट। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्य के निरपेक्ष मात्रक की अगर मैं बात करूं तो एमकेएस पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक होता है जूल। क्या होता है भाई? जूल। कार्य का निरपेक्ष मात्रक एमकेएस सिस्टम में होता है जूल और सीजीएस सिस्टम में इसका मात्रक होता है अर्ग। इसका मात्रक होता है अर्ग, ठीक है ना। और एक जूल 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होता है। ये भी बात समझ लें। दूसरी बात डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं गुरुत्वीय मात्रक की बात करूं तो कार्य के गुरुत्वीय मात्रक भी दो होते हैं, एक एमकेएस पद्धति में और एक सीजीएस पद्धति में। एक एमकेएस पद्धति में और एक सीजीएस पद्धति में। कार्य का एमकेएस पद्धति में जो मात्रक होता है, कार्य का एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। एमकेएस पद्धति में किलोग्राम भार इंटू वेट इंटू मीटर। सीजीएस पद्धति में होता है ग्राम वेट इंटू सेंटीमीटर। 1 किलोग्राम वेट इंटू मीटर होता है 981 जूल के इक्वल और 1 ग्राम वेट इंटू सेंटीमीटर होता है भाई, ये होता है 9.81 और ये होता है 981 अर्ग। डियर स्टूडेंट्स, 1 किलोग्राम वेट इंटू मीटर होता है 9.81 जूल और 1 ग्राम वेट सेंटीमीटर होता है 981 अर्ग के इक्वल। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां मैंने आपको बताया कार्य कैसी राशि है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना स्केलर अदिश राशि है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड मैंने बताया कार्य की विमा क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है mL2T-2 mL2T-2 एनर्जी के इक्वल, ऊर्जा के समान। अब मैंने आपको बताया कि इसकी यूनिट क्या होती है भाई वर्क की। तो वर्क की यूनिट में भी हमने पढ़ा कि वर्क की यूनिट होती हैं एक तो एब्सोल्यूट और एक होती है ग्रेविटेशनल। एक को कहते हैं निरपेक्ष मात्रक और दूसरे को कहते हैं गुरुत्वीय मात्रक। और निरपेक्ष मात्रक अगर मैं बात करूं तो डियर स्टूडेंट्स, वर्क का जो निरपेक्ष मात्रक है एमकेएस पद्धति में होता है जूल, और सीजीएस पद्धति में होता है अर्ग। तो 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो डियर स्टूडेंट्स, आपका रिप्लाई होना चाहिए 10⁻⁷ अर्ग, ठीक है ना। 10⁻⁷ अर्ग। अब मैं बात करता हूं वर्क के ग्रेविटेशनल यूनिट के बारे में, इसके गुरुत्वीय मात्रक के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्क की ग्रेविटेशनल यूनिट एमकेएस सिस्टम में होती है किलोग्राम वेट इंटू मीटर और 1 किलोग्राम वेट इंटू मीटर होता है 9.81 जूल। और अगर इसके सीजीएस यूनिट की बात करूं तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है ग्राम वेट इंटू सेंटीमीटर और 1 ग्राम वेट इंटू सेंटीमीटर होता है 981 अर्ग। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर? बोलो भाई हाँ या ना। सभी लोग जल्दी से फटाफट नोट कर लो भाई, सभी फटाफट से नोट कर लो, सभी स्टूडेंट फटाफट से नोट कर लो भाई। हो गया? ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वर्क के बारे में थोड़ा सा आगे। बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं बात करूंगा
नेचर ऑफ वर्क। अब मैं बात करने वाला हूं नेचर ऑफ वर्क, दैट मीन्स कार्य की प्रकृति। कार्य की प्रकृति, कार्य की प्रकृति, कार्य की प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्य की प्रकृति के बारे में मैं आपको बता दूं कि वर्क पॉजिटिव होता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है और वर्क जीरो भी हो सकता है। तीनों की कंडीशंस हैं, वर्क का पॉजिटिव होना, वर्क का नेगेटिव होना और वर्क का जीरो होना। तो तीनों ही कंडीशन को बहुत अच्छे कंसेप्ट से समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। कार्य का फुल कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं आज। कार्य का पूरा कंसेप्ट आपको आज करा दूंगा, टेंशन ना लें भाई, टेंशन ना लें। तो कार्य की प्रकृति के बारे में मैं आपको बता दूं, कार्य पॉजिटिव भी होता है जैसा कि मैंने आपको बताया। पहला मैंने आपको बताया कार्य धनात्मक, कार्य धनात्मक पॉजिटिव भी होता है। दूसरा मैंने बताया कार्य की प्रकृति ऋणात्मक भी हो सकती है, कार्य की प्रकृति नेगेटिव भी हो सकती है। तीसरा मैंने बताया कार्य शून्य भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्लियर, कार्य जीरो भी हो सकता है। कार्य पॉजिटिव किन किन कंडीशन में होता है, वर्क नेगेटिव किन किन कंडीशन में होता है और वर्क जीरो किन किन कंडीशन में होता है। डियर स्टूडेंट्स, कार्य की प्रकृति हम पढ़ रहे हैं, कार्य की प्रकृति हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया भाई वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है और वर्क शून्य भी हो सकता है। इसकी कंडीशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्क पॉजिटिव कब होगा, वर्क पॉजिटिव कब होगा कि जब हमने किसी भी पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई किया, जब हमने किसी भी पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेस जो है वो पार्टिकल उसी डायरेक्शन में हो गया, इस कंडीशन में वर्क पॉजिटिव होगा। मेरी बात समझें आप, मेरी बात आप समझें सभी स्टूडेंट्स। दोबारा से बता रहा हूं मैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाता है, अगर डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो जाए, दैट मीन्स वर्क और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो डियर स्टूडेंट्स इस कंडीशन में वर्क पॉजिटिव होता है, इस कंडीशन में वर्क पॉजिटिव होता है, कार्य धनात्मक होता है। जैसे हमने किसी भी पार्टिकल को नीचे से पकड़ के ऊपर उठाया, तो जिधर हम पार्टिकल को उठा रहे हैं, दैट मीन्स हम जिधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसी डायरेक्शन में पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, तो इस कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स वर्क जो होगा हमारे द्वारा, वर्क जो हमने किया वो पॉजिटिव होगा। वो कंफर्म कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव वर्क होने के लिए डियर स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू हमेशा 0 डिग्री से ज्यादा होगी, 0 के इक्वल भी हो सकती है, 190 डिग्री से कम होगी। वर्क पॉजिटिव केवल इसी कंडीशन में होगा डियर स्टूडेंट्स, वर्क केवल पॉजिटिव इसी कंडीशन में होगा क्योंकि W इक्वल टू हम जानते हैं एफ एस कॉस थीटा होता है और कॉज में पॉजिटिव जो वैल्यू होती है वो 0 से 90 डिग्री तक होती है, 90 से ऊपर नेगेटिव होती है। तो सीधी सी बात भाई, सिंपल सी बात है कि 90 डिग्री से ऊपर अगर थीटा का मान होगा तो कॉज में 90 से ऊपर वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो वर्क कहां पहुंच जाएगा, नेगेटिव में पहुंच जाएगा। वर्क कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली कंडीशन वर्क का पॉजिटिव होना कब होगा, जब F और S दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, जब F और S दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। इज दैट क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं, क्लियर है भाई, बोलो भाई हाँ या ना। ठीक, आगे चलें नेचर ऑफ वर्क में। आगे मैं बात करता हूं नेगेटिव वर्क नेगेटिव कब होगा, तो डियर स्टूडेंट्स वर्क नेगेटिव तब होगा कि जब हमने फोर्स अप्लाई किया, जब हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ,
इस कंडीशन में वर्क नेगेटिव होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। क्लियर? जैसे किसी भी सरफेस पर हम किसी भी पार्टिकल को फिसलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, खिसकाते हैं, तो इस कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स होता क्या है कि जिधर हम फोर्स अप्लाई किए हैं, जिधर हम पार्टिकल को ले जाना चाह रहे हैं, अप्लाइड फोर्स जिधर हम अप्लाई कर रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स कार्य करता है, जिस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन फोर्स, दैट मीन्स घर्षण बल। घर्षण बल। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जब भी किसी सतह पर किसी वस्तु को खिसकाते हैं तो अप्लाइड फोर्स जिधर लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक गति विरोधी बल कार्य करता है, जिसका नाम घर्षण बल होता है। और इस कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स, घर्षण बल द्वारा, मैंने क्या कहा सुनिए, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। इस कंडीशन में घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया कि हम किसी भी वस्तु को नीचे से ऊपर उठा रहे हैं, तो गुरुत्वीय बल ऊपर से नीचे की ओर अप्लाई हो रहा है। हम उठा रहे हैं वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर, तो हमने फोर्स अप्लाई किया नीचे से ऊपर की ओर, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है डियर स्टूडेंट्स, वो ऊपर से नीचे की ओर कार्य कर रहा है। तो इस कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, वो ऋणात्मक होगा। इज दैट क्लियर? ऋणात्मक वर्क होने के लिए डियर स्टूडेंट्स, जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री से हमेशा ज्यादा होगी, वो 90 डिग्री से हमेशा ज्यादा होगी, और 180 डिग्री से कम और 180 डिग्री के इक्वल भी हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है कि वर्क नेगेटिव कब होगा? जब थीटा का मान 90 से ज्यादा होगा, 180 से कम या 180 के बराबर होगा। ये बात समझें आप लोग, क्योंकि हम जानते हैं कॉज थीटा में 90 से ऊपर की वैल्यू नेगेटिव होती है और कॉज 180 डिग्री की वैल्यू भी -1 होती है। ये बात तो आप अच्छे तरीके से जानते ही होंगे। क्लियर है भाई? तो ये कंडीशन रहती है, ये कंडीशन रहती है नेगेटिव वर्क के लिए, ये कंडीशन रहती है पॉजिटिव वर्क के लिए। अब मैं बात करता हूं भाई जीरो वर्क कब होगा। अब मैं बात करूंगा वर्क डन जीरो कब होता है, वर्क डन जीरो होने की कंडीशंस क्या क्या हैं। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको 3 कंडीशन और बताऊंगा। पहली कंडीशन, इसमें पहली कंडीशन क्या होगी? इसमें पहली कंडीशन वर्क डन जीरो तब होगा जब डियर स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तब वर्क डन जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 90 और कॉस 90 होता है भाई जीरो। क्या होता है? जीरो। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? वर्क डन जीरो हो जाएगा, कार्य की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहां से पता चलता है कि जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट उसके 90 डिग्री पे हो, दैट मीन्स बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण बना रहे हो, इस कंडीशन में फोर्स जीरो, दैट मीन्स कार्य क्या होगा? जीरो होगा। इस कंडीशन में कार्य क्या होगा? जीरो होगा, वर्क जीरो होगा। जैसे एक एग्जांपल आता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक कुली बोझा लेकर चल रहा है, अपने सिर पर बोझा लेकर चल रहा है, उस कंडीशन में कुली द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? तो सभी जानते हैं जीरो। वो जीरो इसीलिए होता है डियर स्टूडेंट्स क्योंकि कुली बोझा लेकर चल रहा है, तो फोर्स अप्लाइड ऐसे करके और ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे करके कंडीशन बनती है। कुली ऐसे चल रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है। इस कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स होता क्या है? इस कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स होता क्या है? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बन जाती है और 90 डिग्री थीटा की वैल्यू होते ही वर्क डन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है भाई मेरे। क्लियर? आगे चलें। इसकी दूसरी कंडीशन है कि जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो, जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो तो वर्क डन अपने आप ही जीरो हो जाएगा।
क्योंकि एफ और एस का स्केलर प्रोडक्ट तो ही वर्क है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, S0 किस कंडीशन में हो सकता है, इसके लिए मैं बता दूं कि भाई दीवार है कोई बहुत बड़ी और उस पर कोई बहुत ज्यादा फोर्स आप लगा रहे हैं, या बहुत बड़ा पार्टिकल है उस पर आप फोर्स लगातार अप्लाई कर रहे हैं, वो पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं हो रहा, दीवार अपनी जगह से नहीं हट पा रही। तो इस कंडीशन हमने फोर्स तो लगाया, एफ तो अप्लाई हुआ, पर डिस्प्लेस नहीं हुआ, पर पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं हुआ, गति नहीं हुई, तो विस्थापन का मान शून्य हो गया। इस कंडीशन में भी हमने कोई कार्य नहीं किया। इज दैट क्लियर? तीसरी कंडीशन इसके लिए डियर स्टूडेंट्स, जब एफ की वैल्यू ही जीरो हो, जब अप्लाइड फोर्स ही जीरो हो, तो वर्क अपने आप ही जीरो होगा, क्योंकि एफ डॉट एस, एफ की वैल्यू जीरो तो टोटल डब्ल्यू जीरो। इस कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स कोई भी वर्क नहीं होगा, कार्य का मान शून्य होगा। 3 कंडीशन इसके लिए हैं। जब थीटा का मान 90 डिग्री है तो कार्य जीरो होता है, जब एस की वैल्यू जीरो होती है तो भी वर्क डन जीरो होता है, जब फोर्स जीरो है तो भी वर्क डन जीरो होता है। ये 3 कंडीशन है वर्क डन जीरो होने की। तो डियर स्टूडेंट्स ये है कार्य की प्रकृति। तो डियर स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किया, एक तो वर्क होता क्या है, दूसरी बात वर्क कैसी क्वांटिटी है, वर्क की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, और वर्क की यूनिट क्या होती हैं, इसके बाद वर्क की नेचर क्या है, कार्य की प्रकृति क्या है, ये सारी चीजें आज की इस क्लास में डिस्कस करी। डियर स्टूडेंट्स यहां से आगे का जो टॉपिक है वर्क के बाद एनर्जी का, वो वर्क के बाद एनर्जी का टॉपिक इससे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के लेक्चर 2 में पढ़ने को आपको मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको अगर ये कंसेप्ट अच्छे लगे हों और फिजिक्स को इसी तरीके से कंटिन्यू रखने के लिए, फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए डियर स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डियर स्टूडेंट्स आप सभी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद साथियों।